हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMS बाय कुंदन सर पे सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 5.2 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। आप ये भी देखेंगे कि जो CBSE ने आपको जो सॉल्यूशन बता रखा है या जो NCERT ने जो सॉल्यूशन इसका बता रखा है उससे हट के सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। और इसमें आप ये भी सीखेंगे कि लैंग्वेज के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से ईजी वे में सॉल्व किया जाएगा। तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा और आप इस वीडियो को जब देख लेंगे तो इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में है क्या, आखिर इसमें क्या डिस्कस करना है, एक्सरसाइज 5.2 में क्या डिस्कस करना है। तो हमें AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक nवां टर्म के बारे में बात करना है। जैसे अगर मैं ये कहूँ बेटा कि पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, ऐसे करके ये nवां पद AN है। तो जो पहला पद है A, अगर वो A के बराबर होगा बेटा तो जो A2 होगा वो A+D, जनरल फॉर्म हम लोग पढ़े थे है ना, A+D। ठीक उसी तरीके से अगर हम तीसरे पद की बात करें तो A में D जोड़ने से हमारा दूसरा टर्म बना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कहता ही है कि जो भी नया नंबर्स बनेगा बेटा वो प्रीवियस में एक फिक्स नंबर ऐड करने से बनेगा। तो प्रीवियस वाला जो पहला वाला छोड़ दो, हमने A मान लिया, अब इसके बाद जो बनेगा उसमें D ऐड करने से बनेगा, उसके बाद जो बनेगा तो उसमें फिर से D ऐड करेंगे। तो D ऑलरेडी था, एक और D ऐड करेंगे तो 2D हो जाएगा। उसी तरह से A4 की बात करेंगे बेटा तो वो A+, अब इसमें D ऐड करेंगे तो A3D। अब इस पैटर्न को समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर पहले वाले टर्म को हमने A माना है तो दूसरा वाला A+D होगा, जहाँ पे D क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर ये बेटा कॉमन डिफरेंस है और A हमारा फर्स्ट टर्म है, A क्या है, फर्स्ट टर्म, समझना ध्यान से, A हमारा फर्स्ट टर्म है और D हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला टर्म A होगा तो दूसरा टर्म A+D होगा, तीसरा टर्म A+2D होगा, चौथा टर्म A+3D होगा। इसी सीरीज को अगर हम लोग आगे लेके चले तो कहेंगे कि nवां जो पद होगा, nवां पद देखो, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1, 3 की जगह 2, 1 कम, 4 की जगह 3, 1 कम। तो ठीक ऐसा ही पैटर्न होगा nवां टर्म में n-1 इंटू D। इसी कंसेप्ट से आज के इस वीडियो को हम लोग को ख़त्म करना है। यानी कि पूरा का पूरा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 5.2 में टोटल 20 न्यूमेरिकल्स है बेटा, 1 से लेकर 20 तक, काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हैं इसमें। और वो सारे क्वेश्चंस इसी बेस पे सॉल्व होंगे कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद, यानी कि जो भी पद की बात करेंगे, जो भी टर्म की बात करेंगे, वो हम टर्म निकाल सकते हैं A यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस जिस टर्म की बात की जा रही है उससे एक कम, 10वां टर्म की बात करेंगे, 10th टर्म की बात करेंगे तो 9, 11 टर्म की बात करेंगे तो 10 इंटू D यानी कि कॉमन डिफरेंस। जिस नंबर को हम ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं उसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा। आप याद रखिएगा कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर कोई भी टर्म निकालना हो, उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे A+n-1 इंटू D। क्लियर होगी बात। उसी टर्म को, जो nवां टर्म हम लोग कहते हैं, कभी कभी उसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, अगर वो AP का लास्ट टर्म होगा तो भी यही बात होगी, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स, गिव दैट A इज द फर्स्ट टर्म। दिया हुआ है कि A फर्स्ट टर्म है, D इज द कॉमन डिफरेंस, ये वो नंबर्स हैं जिसको हर बार हम ऐड कर रहे हैं, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड AN इज द nth टर्म। जो AN की रिप्रेजेंटेशन है वो nth टर्म है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट का मैं फर्स्ट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट। तो इसमें क्या क्या दिया आपको ऐसे लिख लेना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है गिवन में 7, समझिएगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। क्लियर। उसके बाद बेटा n की जो वैल्यू है वो 8 है, मतलब कि टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, 8, और AN आपको निकालना है। बहुत ईजी सा है ना। हमने क्या बताया अभी कि जो AN की वैल्यू होगी वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D। बेटा इसी पे अगर 20 क्वेश्चन ना बने तो कहिएगा, आराम से बनेगा। एक बार अगर आप आखिरी तक देखोगे
तो ये उम्मीद हो जाएगा आपको, ये विश्वास हो जाएगा कि जो मैं करा रहा हूँ उस तरह से अब तक आपने अपने स्कूलों में भी नहीं पढ़ा होगा और ना ही आप यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे। समझ पा रहे? तो अगर अब बेटा आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। ध्यान से देखिए, हमने कहा कि फर्स्ट टर्म कितना है 7 और टोटल नंबर 8 - 1, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी कितना दे रखा है 3, तो हम कहेंगे 7 + 7 × 3 ये हो जाएगा 7 + 21 और 7 28। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को करना है, फर्स्ट के जितने भी हैं उसको करना है। चलिए मैं एक और बताता हूँ आपको, सेकेंड वाला कैसे करना है फर्स्ट का। तो सेकेंड भी देख लीजिए, फर्स्ट का सेकेंड भी देख लीजिए। एक ही बात ध्यान रखिएगा कि इस पूरे क्वेश्चंस में मैं यूज करने वाला हूँ an = यानी कि nवा टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × d। चलिए फर्स्ट का मैं एक और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप बेहतर समझेंगे, है ना। a की वैल्यू दे रखा है -17, शायद यही है a की वैल्यू, सॉरी बेटा 18 है, a की वैल्यू ये 18। उसके बाद d नहीं पता है, d हम लोग को पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। और n दिया है 10, यानी कि जो इस AP में नंबरों की संख्या वो 10 है और लास्ट टर्म यानी कि an टर्म 10वें टर्म पे इसकी वैल्यू 0 हो गई है। ध्यान से समझिएगा बेटा, 10वें टर्म पे इसकी वैल्यू क्या हो गई है 0। सॉरी, यह हमने तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा है, नहीं ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, एंड टोटल उस AP में नंबरों की संख्या कितनी है 10 और लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना हो गया है 0। तो आप बताइए, अभी हमने आपको क्या बताया था कि an लास्ट टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × d। इसी पे पूरा क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। लास्ट टर्म 0 है, फर्स्ट टर्म -18 है, अब 10 टोटल है तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 × d। क्लियर हो गई बात? आप बताइए 18 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला बेटा इक्वल के दूसरे तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, और ये 9d। मल्टीप्लाई वाला जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 18/9 और ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो d की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2। आप 2 फिल कर देंगे। तो इसी कंसेप्ट पे आपको पूरा का पूरा सवाल बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप बना भी लेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, ये आज का दिन जुलाई का लास्ट और खूबसूरत सा नज़ारा, बारिश अच्छा हो रहा है। लेकिन आप सभी बच्चे इस समय स्कूल में होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक और इसमें क्वेश्चन है बेटा, उसको हम बता दे रहे हैं। चलिए इसका 5th नंबर बताते हैं, लास्ट। आप समझ गए होंगे कि करना क्या है अब इसमें, ठीक है। फिर भी 5th में दिया हुआ है, फर्स्ट का 5th में दिया हुआ है कि a की वैल्यू है 3.5, a की वैल्यू है 3.5, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0, यानी कि इसमें तो 0 हो गया, हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं कुछ, ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और nवा टर्म n की वैल्यू 105 और हमें निकालनी, देखो कितना खतरनाक सा सवाल है ये। एक बात बताओ बेटा, अगर पहला टर्म हमारा 3.5 है और हम उसमें ऐड कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दूसरा में मतलब ऐड 0 कर रहे हैं, तो दूसरा टर्म भी 3.5, तीसरा भी 3.5, तो 105वां टर्म भी 3.5 ही होगा। कहानी खत्म। तो यहाँ पे हम लोग को an निकालना है। an के लिए फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × d। फर्स्ट टर्म हमारा बेटा 3.5, n - 1 यानी कि 105 में से 1 जाएगा तो 104, कॉमन डिफरेंस 0, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3.5। क्लियर, समझ में आ रहा है? आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको रीड कर लीजिए अच्छे से, एक बार सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। एक बार NCERT मुझे ख़त्म करा लेने दो, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और बेटा अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये जो जितना भी करा रहा हूँ आपके काम आ रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो आप इसको शेयर करिए ज़रूर, लाइक भी करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बताइए, तभी आप ही के थ्रू बच्चे जान पाएंगे हमें। चलिए सेकेंड में कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई।
आपको क्या करना है कि इनमें से एक सही विकल्प चुनना है और सिद्ध भी करना है कि ये बात सही है, यानी कि हमें लिख के करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका तीसरा टर्म क्या होगा। एक एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका तीसरा टर्म क्या होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा टर्म क्या है इसका, है ना। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि एक एपी दिया हुआ है और एपी क्या है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4, कुछ इस तरह से एक एपी दिया हुआ है और इसका हमें तीसरा टर्म बताना है। तो आप बताइएगा तीसरा टर्म बताना है बेटा, तो फर्स्ट टर्म तो 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 10, 7 - 10 यानी -3। अच्छा, टोटल नंबरों की संख्या ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि तीसरा टर्म बताइए 30, यानी कि 30 नंबर पे कौन है और वहीं 30 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अगेन an बराबर a + n - 1 इंटू डी। आप बताओ फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस n कितना है 30, 30 - 1 29। जिस टर्म की बात करेगा उससे कम इंटू डी की वैल्यू है -3। कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट -3 लिख देते हैं बिना ब्रैकेट लगाए, तो कृपया उन लोगों से ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि आप बेटा ब्रैकेट के अंदर ही लगाओ। बहुत बार बता चुके हैं क्लास में भी, लेकिन कोई बच्चा सुधरने का नाम नहीं लेता है। जो सुधरेगा नहीं सीखेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 29 × 3 87, समझ पा रहे हैं। और 87 में से 10 चला जाएगा बेटा तो 77, और 77 माइनस का हो क्योंकि माइनस वाला बड़ा नंबर है। तो जो तीसरा टर्म होगा इस सीरीज का वो क्या होगा, -77। क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे हैं, है ना। देखो पहला टर्म दिया हुआ था 10, कॉमन डिफरेंस कैसे निकला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3, 7 - 10, 30 टोटल, यानी कि तीसरा हमको वैल्यू बतानी है, तीसरा टर्म बताना है कितना होगा। तो तीसरा टर्म आपका आएगा -77। सी नंबर इसका ऑप्शन होगा और आप इसको कर सकते हैं। इसी का सेकेंड वाला देख लो, इसी का सेकेंड आप देख लो, है ना। इसमें कह रहा है 11th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है उसका 11th टर्म बताना है, एक एपी दिया हुआ है उसका 11th टर्म बताना है, 11 टर्म बताना है। एपी में जो वैल्यू है वो क्या है आप उसको देख लो एक बार। -3 -1/2 फिर 2 और ये डैश ये एपी है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको पता चल गया होगा कि बेटा जो फर्स्ट टर्म है वो -3 है। कॉमन डिफरेंस -1/2 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म में -3 इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ रहा है। -1/2 माइनस माइनस +3, इसका एलसीएम लेंगे बेटा 2 - 1 + 6 5/2। टर्म हमें कौन सा बताना है 11th। तो 11 टर्म के लिए A11 बराबर, अब A11 लिख रहे हैं बेटा समझिएगा, A11 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस 11 - 1 10 इंटू डी हो गया 5/2। 2 से ये 5 बार में चला जाएगा। A की वैल्यू -3 है प्लस 25 में से 3 जाएगा तो 20। अंत तक देखते रहिएगा, मैं आपको अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन बताऊंगा इसमें। ये सब बहुत इजी है। अभी थर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है कि एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दे रखा है बेटा आप उससे बेहतर सॉल्यूशन यहाँ पे पाएंगे। एनसीईआरटी में या सीबीएसई ने जो सॉल्यूशन आपको बता रखा है या जो आपके स्कूलों में टीचर बता रखे होंगे वो थोड़ा सा लेंदी होगा। मैं आपको बताऊंगा इनमें कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, कैसे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड का आप फर्स्ट देख लीजिए, इजी से शुरू करते हैं। थर्ड का आप फर्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो रिक्त स्थान है उसे भरे, जबकि ये एपी में दे रखा है। मतलब कि पहला टर्म पता है, दूसरे की जगह ये एक बॉक्स है और तीसरे की जगह 26 है। बात समझ पा रही है। पहले की जगह हमारा 2 है, दूसरे की जगह बॉक्स है और तीसरे की जगह 26 है। आप एक बात बताओ, अगर हम पहले वाले को ए कहें
तो दूसरा वाला a प्लस डी होता है कि नहीं। मैं आपको ये पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि ये जनरल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टर्म अगर a होगा तो अगला टर्म a प्लस डी होगा और उसके बाद a प्लस 2d होगा। और इससे कंपेयर करेंगे बेटा तो a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है 2, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 प्लस 2d, a की जगह 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24, और यहाँ से d इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 12। अब बताओ बेटा a और d दोनों की वैल्यू आ गई तो रिक्त स्थान भर सकते हो कि नहीं। a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12, ये इस सवाल का आंसर हो गया, ख़त्म। अब एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। पहली चीज़ देखिए हमने जनरल फॉर्म से किया है, पहली चीज़ हमने किससे किया है जनरल फॉर्म से, कि पहला वाला टर्म अगर a होगा तो अगला वाला a प्लस डी होगा। a पता है, d निकालना है, तो यहाँ की वैल्यू हमें पता है a प्लस 2d होगी। a हमको पता चल चुका है 2 है, तो a प्लस 2d में a की जगह वैल्यू रखा, d आ गया 12, 12 प्लस 2 14। लेकिन अगर मैं इस सवाल को ये कहूँ कि कॉमन डिफरेंस से करिए, कॉमन डिफरेंस से भी कर सकते हो भाई। मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर x है, तो हमको ये पता है कि ये AP में है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये AP में है। अगर AP में है बेटा तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये होता है AP का रूल है, कॉमन डिफरेंस होता है। सेकेंड टर्म x माइनस फर्स्ट टर्म 2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म 26 माइनस x, माइनस x इधर आएगा बेटा तो 2x, और 26 और 2 26 प्लस 2 28, x इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2 14, यहाँ से भी आ गया। समझ पा रहे हैं। तो आपको हर एक तरीके से सीखना है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सको। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको, समझ के उसको सॉल्व कर सको। आप देखो, अब पहले दूसरे वाले में इसके देखना, ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन कराते हैं। किसी भी इस क्वेश्चन में आपको डबल वेरिएबल मानने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने डबल वेरिएबल करवा रखा है, बच्चे गुमराह हो रहे हैं। आप उनके सॉल्यूशन पे मत जाइए, आप अपना दिमाग लगाइए। फिर एक ब्लैंक और फिर ये 3, क्लियर। अब मेरी बात को समझिए, ये कह रहा है कि यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान है, और ये जो है चारों के चारों वो किस में है, AP में है। एक बात बताओ बेटा, अगर AP में है तो आगे के ये भी तो 3 AP में होंगे, ये भी 3 AP में होंगे, और ये यहाँ से ले जाओगे तो भी AP में होगा, इसके आगे भी चलोगे तो AP में होगा। तो आप ये काम करो, इसको क्यों ना मान लो फर्स्ट टर्म A, तो ऑब्वियस सी बात होगा ये कितना होगा A प्लस डी, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 2D। अब A की वैल्यू पता चल चुका है 13, हमने मान लिया यहाँ से AP में। इसके जस्ट पीछे अगर D इसमें बढ़ रहा है बेटा तो जितना D ऐड हो रहा है यहाँ पे A माइनस डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा था कि AP का ये मतलब है कि सब में एक फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए। देखो यहाँ से D ऐड हुआ, फिर D ऐड हुआ, फिर D ऐड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने A को 13 कहा है। अब एक बात बताओ बेटा, A प्लस 2D इज इक्वल टू दे रखा है 3, तो A 13 है, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है D की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 13, D इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि -5। समझ पा रहे हैं। अब जिस स्पेस को हमको बताना है, जैसे ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, तो जो x की वैल्यू है वो a माइनस डी है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 13, माइनस d की वैल्यू कितनी है -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18। ख़त्म कहानी। समझ पा रही। इस तरीके का सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी नहीं देगा, आपको सिर्फ मैं ही यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमें जान सकें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक ज़रूर करें, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देख लो फिर से, अगर हम वाई के बारे में बात करें, वाई के बारे में बात करें तो वाई इज इक्वल टू क्या है, a प्लस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 13, और d की वैल्यू कितनी आ चुकी है -5। 13 में से 5 जाएगा तो 8। ख़त्म। समझ पा रही है। तो यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे होगा 8। ये सीरीज ऐसे हैं जो AP में। तो अब देखो बुक में क्या कर रखा है, आप यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करके कर सकते हैं, लेकिन
बुक में क्या कर रखा है कि भाई ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, तो उन्होंने an की वैल्यू लगा रखा है। अगर ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो सेकेंड टर्म की वैल्यू पता है क्या होता है, a प्लस डी होता है, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 13। फिर दिया है फोर्थ टर्म की वैल्यू, तो ये a प्लस 3d होता है। अभी याद करिए एन टर्म बताया था, जो यहाँ पे नंबर होता है उससे एक कम होता है, और इसकी वैल्यू दे रखा है 3। यहाँ से इक्वेशन 1 और यहाँ से इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3d में से 1d जाएगा तो 2d, और 3 में से 13 जाएगा तो -10, d की वैल्यू आ जाएगी -5। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के हमको सॉल्व करना पड़ रहा है, वहाँ पे हमने सिंगल वेरिएबल पे सॉल्व किया था। अगर d की वैल्यू -5 आ गई, d की वैल्यू -5 आ गई, तो जो पहला टर्म होता है a1 वो a के बराबर होता है, तो a हमें निकालनी पड़ेगी। d की वैल्यू -5 रखेंगे, d की वैल्यू इसमें -5 रखेंगे तो a आ जाएगा, और यही हम लोग को पहले भी आ रहा था, समझ पा रहे हैं? a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। अब बात करते हैं a3 की, तो अगर a3 हमें निकालना होगा तो a3 की वैल्यू होगी बेटा a प्लस 2d, और a की वैल्यू आ चुकी है 13 प्लस 2d का मतलब 2 इंटू d की वैल्यू है -5, बेटा 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जो हमारे बुक में है या जो आप NCERT CBSE देख रहे हैं, जो ही नहीं कि आप उसी तरीके से फॉलो करें। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, और आपको कुछ नहीं उसमें करना है, लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाला सीखिएगा, AN से भी कर सकते हैं। 5वां सवाल है यहाँ पे, 5वां जो क्वेश्चन है थर्ड का, 5वां जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहले तो आपके पास एक ब्लैंक स्पेस है, फिर 38 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद फिर से एक बॉक्स, फिर से एक बॉक्स, फिर से एक बॉक्स, 3 बॉक्स के बाद -22 एक नंबर दे रखा है, और ये कह रहा है कि ये सब के सब AP में है। तो आप एक बात बताओ, फिर से उसको ध्यान से समझो। AP में है तो उसका कहीं से भी कोई भी पार्ट निकालोगे तो भी AP में होगा, यहाँ से भी देखोगे तो भी AP में होगा, और यहाँ पे जितना सम हो रहा होगा उतना ही यहाँ भी यहाँ से हुआ होगा। या पीछे की तरफ चलेंगे, अगर इधर आगे 2-2 ऐड हो रहा है तो पीछे 2-2 घट रहा होगा, अगर आगे 2-2 घट रहा है तो पीछे 2-2 बढ़ा रहा होगा। ये AP का कंसेप्ट है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी को अगर हम फर्स्ट टर्म मान लें, हम ये मान लें कि यहाँ से सीरीज चल रहा है, यहाँ से, तो आप बताइए लेट a = 38, तो जो पहला स्पेस है इसको x, इसको y, इसको z और इसको p मान लेते हैं। तो जो y होगा वो बेटा कितना होगा, a प्लस डी। जो y होगा वो कितना होगा, a प्लस डी, यानी 38 प्लस डी। जो z होगा वो कितना होगा, 38 प्लस 2d। भाई अगर ये a है, इसमें d जुड़ रहा है तो इसमें एक और d जुड़ेगा, उसके बाद जो p होगा वो होगा 38 प्लस 3d। समझ पा रहे हैं? और अगर हम x के बारे में बात करें तो बेटा अगर d इधर ऐड करके बनाए तो इधर d माइनस करके बना होगा, 38 माइनस d। अब हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, इसमें सिर्फ d। जैसे d आएगा हमारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आप बताइए, अगर ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, तो ये a प्लस 4d होगा कि नहीं? यानी कि 22 की जो वैल्यू है वो है a प्लस 4d, और a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है, हमने क्या माना है, 38 इधर आएगा बेटा, तो 8 2 10 5 1 6 -40 = 60 = d, और यहाँ से d बराबर आ जाएगा -50। अब ये d की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, सारी वैल्यू आती जाएगी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से इसको समझिए, फिर से समझिए। आप फिर से एक बार देख लो। देखो हमने कहा कि यहाँ पे 4 स्पेस है, अगर ये चारों स्पेस है तो इसको अगर हम A1 कहें तो ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा और ये A6 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे NCERT के हिसाब से चलेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। हमें 2 इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पहला टर्म है, मैंने ये मान लिया ये पहला टर्म है, मैं यहीं से इसको पहला टर्म कह लेता हूँ 38 को। तो अगर हमने मान लिया कि a = 38 है, पहला टर्म है, तो आप एक बात बताओ, अगर ये a है
तो ये वाला a प्लस डी होगा, ये वाला a प्लस 2d होगा, और ये वाला a प्लस 3d होगा, तो ये वाला a प्लस 4d होगा। यस या नो? और a प्लस 4d की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, -22। a ऑलरेडी 38 आ चुका है, 4d बराबर, हमें दो इक्वेशन नहीं बनाने पड़ रहे हैं बेटा, इसको आपको ध्यान में रखना है। दो इक्वेशन बनाओगे, प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और d इक्वल टू आ जाएगा -15। लो, ख़त्म कहानी। हमें कहीं कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन बिना बनाए भी आप बना सकते हैं। हमने ये मान लिया था कि इसी के आगे की पूरी कहानी शुरू हुई है। किसके आगे की? यहाँ से AP शुरू हो रहा है। अगर इसमें DD ऐड हो रहा है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये A माइनस डी होगा, कहीं ना कहीं ये क्या होगा, A माइनस डी होगा। देखिए ऐड करने से D A बना, फिर A प्लस डी, A प्लस 2D। तो जहाँ भी एक नंबर दिखे, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस दिख रहा है और जहाँ भी एक नंबर दिखे, तो आप उसको फर्स्ट टर्म मान लो, और यहाँ से फर्स्ट टर्म मानोगे तो उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगी। क्या निकालना होगा? D निकालना होगा। अगर ये A है तो ये A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D, और A प्लस 4D की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 22। तो A प्लस 4D की वैल्यू -22, A की वैल्यू 38, 4D, यहाँ से D की वैल्यू आ गई 15। अब आप जो टर्म निकालना चाहते हो, जैसे अगर हम बात करते हैं A1 की, अगर हम बात करते हैं A1 की, तो आप बताइए A1 को, A1 की जगह हम क्या लिखेंगे? A1 की जगह क्या लिखेंगे? A माइनस डी। A कितना है? 38। अब माइनस D कितना आ चुका है? -15। आप इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, 53। A1 आ चुका। A3 निकालना है। A3, तो इसकी वैल्यू हमने कितना माना है? A प्लस डी। तो A की वैल्यू 38, अब प्लस D की वैल्यू -15, 38 माइनस 15 आप घटा दीजिए, 22। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये सवाल खूब आराम से आप बना सकते हैं। अब NCERT के हिसाब से चलोगे, उसके सॉल्यूशन के हिसाब से चलोगे, तो आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। हमने कहीं यूज किया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल? नहीं। तो आप इस तरीके के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देख सकते हैं पूरे अच्छे से, अगर आखिरी तक देखो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा, आप एक बार और अच्छे से समझिए इसको। अब यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लो आप, एक बार रीड करिए। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 78। आप एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ये जो AP चल रहा है, ये AP जो चल रहा है, इसमें इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा? अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ में एक AP दिया है 3, 8, 13, 18, ऐसे करके ये है। और ये कह रहा है कि इस तरह से जब हम आगे चलते जाएंगे तो ऐसा कौन सा टर्म होगा, किस नंबर पे 78 की वैल्यू आएगी। तो आप एक बात बताओ बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 3 यानी 5। ठीक है। और लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, तो 78। और इस किस टर्म पे ये है, ये हमें पता नहीं है। अगेन वही फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN तो पता है कि 78 है, लेकिन ये किस पद पे है, किस टर्म पे है, ये पता नहीं है। वही हमें फाइंड आउट करना है। D की वैल्यू 5, 78 में से 3 जाएगा तो 75, N माइनस 1 इंटू 5, N माइनस 1 5 से डिवाइड करोगे बेटा 15, और 15 में एक ऐड कर देंगे तो 16, यानी कि 16वें वाले नंबर पे हमारे इस AP का कौन सा टर्म आ जाएगा? 78। चलिए 5 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि AP दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म बताएं, इसमें कितने टर्म बताएं, ये बताएं। निम्नलिखित AP में पदों की संख्या बतानी है कि ये जो AP चल रहा है इसमें कुल कितने टर्म है, कितने पद है, ये बताना है। तो आप देख लीजिए 5th नंबर को भी,
5th नंबर देख लो आप एक बार। 5th का जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 7, 13, 19 और डैश डैश डैश, ये AP चल रही है, ये AP है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको चेक नहीं करना है। और ये 205 है आखिरी में, 205 क्या है आखिरी में। तो 205 तक अगर ये चल रहा है बेटा तो कितने टर्म है, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा, पाँचवा, छठवा, किस टर्म पे 205 आएगा ये आपको निकालना है। तो nth टर्म यूज कर लेना सीधे। A = 7, D = 13 - 7, ये कितना हो जाएगा 6, और n हमें फाइंड आउट करना है, जबकि an लास्ट टर्म को पता है 205 है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही था, उसमें क्या दिया हुआ था कि 205 किस नंबर पे आएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि 205 है, तो ये इनमें पदों की संख्या कुल कितनी है। बात वही हुई कि an हमसे पूछा जा रहा है, a + n - 1 × d। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 7, और n की वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 6, और लास्ट में नंबर कितना है 205। 205 में से 7 चला जाएगा बेटा तो 198 बचेगा। n - 1 × 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो n - 1, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड करता है, और एक उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल पदों की संख्या, टोटल टर्म इसमें कितने होंगे 38, सॉरी 34 है, आप 34 करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर देखिए। आप सभी को बहुत बहुत क्या कह सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और एक काम और करिएगा बेटा कि ये अगर समझ में आ रहा है तो आप कभी भी इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी समय मिले तो अभी देखो, बाद में समय मिले तो बाद में देखो, लेकिन देखना ज़रूर। मैंने इसमें और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसके शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छे एक्सप्लेनेशन बता रखा हूँ। हालांकि कभी कभी होता है कि बच्चे नए वीडियो को ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे और दूसरे बच्चों तक शेयर करेंगे तो ज़रूर उनको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो एक बार देख लो। चलिए करते हैं, मज़ा आएगा इसको भी बनाने में। जांच करें कि क्या -150 AP 11 8 5 2 का एक पद है। अब इसमें हमको ये देखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। आपको ये जांच करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है, मतलब कि एक AP है, AP में 11 पहला टर्म है, फिर 8 5 2 8 5 2 इस तरह से चल रहा है। तो भाई ये आगे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जितने की यहाँ कॉमन डिफरेंस है हमेशा घटाते रहो, आगे चलता रहेगा। तो हमको ये चेक करना है कि क्या -150 इस सीरीज में कहीं है या नहीं है। इसका लॉजिक समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ये तो चल रहा है, तो आप बताइए 150 इसमें कहीं आएगा या नहीं आएगा, या आप 2 या 3 जितना डिफरेंस उतना घटा के चेक करेंगे। 3 घटाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आएगा। तो क्या इसको माइनस करके चेक करोगे? नहीं, अगेन हमें ये चेक करना है कि अगर ये टर्म है तो हम ये मान लेते हैं ये है, समझिएगा ये बात को, हम ये मान लेते हैं कि ये टर्म इसमें है, an लास्ट टर्म ये है। फर्स्ट टर्म कितना है 11, और कॉमन डिफरेंस 8 - 11 यानी -3। हमें ये बताना है कि क्या कोई नंबर है जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। वही फॉर्मूला लगाते हैं, an = a + n - 1 × d। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको। -150 = फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस n - 1, और d कितना है -3। 11 ये इधर जाएगा बेटा, माइनस होगा तो -161, और n - 1 × -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n - 1 3 से डिवाइड करिए। अब बेटा जब ये 3 से डिवाइड करोगे तो 161 / 3 डिविजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये डिविजिबल नहीं है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो यहाँ से हमारा जो नंबर n आएगा वो 161/3 + 1 आएगा। इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एक बात बताओ, कोई टर्म होने के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये क्या 10.5वां होगा? क्या ये 7.5 पे होगा? नहीं, ये जो भी होगा वो एक नेचुरल नंबर के प्लेस पे होगा। यानी कि n की वैल्यू हमें एक नेचुरल नंबर्स मिलनी चाहिए। यहाँ पे 3 से डिविजिबल नहीं है, ये पूरा डिवाइड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 150 इस सीरीज में नहीं है। समझ पा रहे?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं और कह रहा है कि चेक करिए ये इसमें है, तो बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पे n की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, और अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे 150 कोई नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है। क्योंकि आप फिर से समझिए, ये पहला पे दूसरा जो भी नंबर होगा वो तीसरा चौथा 10वां 12वां, कभी 12.5 पे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम AP बना रहे हैं ना, तो AP में वो 12वां होगा या 13वां होगा। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि ये हमारा नंबर 150 इस सीरीज का नहीं। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बहुत मेहनत लगता है बेटा इस वीडियो को बनाने में, और मेहनत नहीं किया जाएगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत बढ़िया सवाल है ये। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, और अब आप रियल क्वेश्चंस में घुस गए हैं। बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आते हैं एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार देखा गया है, यहाँ तक कि आप कंपटीशन में भी जाएंगे तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं। कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए अगर 11वां पद। अब समझिएगा 11वां पद ऐसे ना लिखेंगे बेटा, A11 11वां पद दिया हुआ, यानी कि एक AP है जिसमें अगर हम पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म करते हुए 11वें टर्म पे जाएं तो उस 11वें पे क्या नंबर लिखा हुआ है 38, और 16वें पे क्या लिखा हुआ है A16, 16वें पे क्या लिखा हुआ है 73। इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि आगे अगर हम लोग चलते चले तो 30वां या 31वां पे क्या मिलेगा, 30वां या 31वां पे क्या मिलेगा। तो आप एक बात सोचो, यहाँ पे जो A11 है तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 10D, और इसकी वैल्यू है 38। A16 को लिख सकते हैं A + 15, हमने बताया एक कम करके लिखिए 73, और इसमें से इसको अगर आप घटा देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2, अगर आप माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं। 15 में से 10 जाएगा तो 5D, और 73 में से 38, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। D की वैल्यू आ जाएगा बेटा 7। समझ पा रहे हैं? अगर ये D की वैल्यू 7 आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो A + 10D, यानी कि 10 × 7 70 = 38। तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 38 - 70 2 62, ये -62, यानी पहला जो टर्म है वो हमारा कितना आ गया 62। समझ पा रहे? अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होगा तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई गलती है। ये हो जाएगा 8, ठीक है, और D की वैल्यू यहाँ 7 है, 7 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस कर देना है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा यहाँ कहीं गड़बड़ लग रहा है। हाँ देखिए, 10 में से 8 जाएगा बेटा 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, 32। क्लियर? अब आपसे पूछा गया है क्या इसमें पूछा गया है A31। तो A31 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 30वां इंटू D 30D। फर्स्ट टर्म आ चुका है -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू आ चुकी है 7, ये आ जाएगा -32 प्लस 210। घटा जोड़ लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब भी हमें A15 या A12 A13 ये सब निकालना है, अगर A16 दिया हुआ है तो A16 का मतलब होता है A + 15D, A11 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है A + 10D। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, थोड़ा सा समझ नहीं पाते लैंग्वेज में और फिर डर जाते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन ये नहीं है जितना आप डर जाते हो। एक बार ध्यान से समझिए, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़िए बेटा अच्छे से।
कह रहा है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। इसका मैं फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, आप बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक AP में 50 टर्म है, कितने टर्म है, 50 टर्म है, जिसमें थर्ड टर्म दिया है 12। थर्ड टर्म का मतलब ये हो गया बेटा A3, और A3 का मतलब हो गया A+2D, समझिएगा। और A+2D की वैल्यू दे रखा है कितना, 12 दे रखा है। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया, आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि लास्ट टर्म इज 106। ये बताओ लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50 टोटल टर्म ही है, तो जो 50वां होगा 50 वाला वही ना लास्ट टर्म होगा। तो ये हो जाएगा A+49D, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 106। सेम कंडीशन, सेम कहानी, आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से D आएगा, D की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो A आ जाएगा। और उसके बाद जो भी ये कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, तो 29th टर्म बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, A+28 इंटू D, यानी पहले इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करके आप A और D निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि किसी AP के तीसरे में और 9वें पद क्रमशः इतना और इतना है, AP का कौन सा पद शून्य होगा। कुछ नहीं बात है भाई, इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम वही सवाल है। फिर से कह रहा है कि थर्ड टर्म 9 टर्म से दिया है। थर्ड टर्म का मतलब बेटा A3 बराबर A+2D, और ये कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है एंड द 9th टर्म, 9th टर्म की बात करें तो A+8D, और ये कितना दे रखा है 9th टर्म, -8 दे रखा है, -8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप A की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर नहीं पता है तो वहाँ पे उसको भी आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा हमने करा रखा है। विच टर्म ऑफ AP इज 0। अब कौन सा टर्म 0 होगा, n की वैल्यू बतानी है जहाँ पे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप बताइए कौन सा टर्म 0 होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, an बराबर A+n-1 इंटू D, समझिएगा। अब हमको बताना है कि कौन सा टर्म किस प्लेस पे वो टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, n-1 n निकालना है, और D भी आपको पता चल चुका है। क्या यहाँ से n नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। इतने तो आप लोग होशियार हो चुके हैं। मेरे सभी 10th क्लास के बेहतर स्टूडेंट, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप लोग धीरे धीरे बेहतर सीख रहे होंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व भी कर रहे होंगे। मेहनत करिएगा तभी आपके 10th में अच्छे रिजल्ट बनेंगे। 10th में रिजल्ट बने उसी के लिए हम लोग भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लैंग्वेज के हिसाब से, जिसको आपको समझना है। ये इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं अपने तरीके से इसको बताऊंगा कि किस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आप देखिए, जिस तरह से बोला है उसी तरह से सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। इफ़ 17th टर्म ऑफ AP, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड का मतलब होता है बेटा ज़्यादा, वो ज़्यादा है। 17th टर्म ऑफ AP, कोई AP है जिसका पहला से लेकर 17 टर्म हुआ है, तो 17वें टर्म पे जो वैल्यू है वो एक्सीड कर रहा है इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी कि कोई AP है जिसका 17वां टर्म 10वें टर्म से ज़्यादा है। बात समझिएगा, फिर से हिंदी में भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। यदि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया एक्सीड, समझ पा रहे हैं। तो बोला गया कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से अधिक है। कौन अधिक है बेटा, 17वां वाला टर्म, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी AP का जो 17वां टर्म है, 17वां पद है, टर्म है, जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। ऑब्वियस बात है, ज़्यादा में से कम कम घटाते हैं 10वें से, और ये कितना ज़्यादा है बेटा, 7 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। दिया हुआ है कि समझिए फिर से, 17वां उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये जो है 17वां उसके 10वें से 7 अधिक, हमने लिख दिया। अच्छा, 17वें पद को क्या लिखेंगे, A+16D, माइनस 10वें को क्या लिखेंगे, A+9D, और इन्हीं का डिफरेंस, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम कम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 16D में से 9D चला जाएगा तो 7D आएगा, और 7D की वैल्यू 7, D की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से D की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ। तो सार्व अंतर ज्ञात करिए। इसी को बेटा हम लोग कॉमन डिफरेंस और इसी को सार्व अंतर भी कहते हैं। तो ये बहुत हलवा सा सवाल था,
अब आइए सेम उसी टाइप का इसमें भी इक्वेशन बनाना सीखते। आप इक्वेशन बनाना इसमें सीखो। देखो 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10वें में क्या कह रहे हैं कि एक एपी है 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा टर्म है जो 54 पे जो पद है उससे 132 अधिक होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। विच टर्म ऑफ एपी पहले लिख लेते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको बोर्ड में मिलते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3, 15, 27 ये एपी चल रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है बेटा कि आगे जब चलता जाएगा, आगे इसको बढ़ाते चलेंगे तो विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो बेटा पहले इसका 54th टर्म तो निकालो। ये कह रहा है कि कौन सा टर्म एन की वैल्यू निकालने, किस पोजीशन पे वो नंबर होगा जो इसके 54वें पोजीशन पे जो वैल्यू है, पहला दूसरा तीसरे के बाद 54th पे जो है, 54th पे जो नंबर है, ये प्लेस की बात कर रहे हैं हम, 54th पे जो नंबर है उससे वो 132 ज़्यादा हो। तो पहले हम लोग A54th निकालते हैं और A54th के लिए चाहिए A + 53 इंटू डी, यानी कि हमें क्या चाहिए A और D। यहाँ समझ लेते हैं A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी है 15 - 3 यानी कि 12। क्लियर, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो 54वें नंबर पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 + 53 इंटू 12, 3 + 12 3 जा 36, 3 बचेगा 60 और 3 63, इसमें 3 ऐड कर देना है 639। ये आपके आ गया 54वां पद। क्लियर होगी बात। अब ये कह रहा है कि कौन सा नंबर है जो इस 54वें पद से भी 132 अधिक है। तो 132 अधिक करते हैं, वो an की वैल्यू निकालनी है किस नंबर पे है जो इसके 54वें पद से भी 132 ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं। 9 2 11, 3 3 6 1 7 और ये हो जाएगा 771 कोई एक वैल्यू आएगी, वो किस पोजीशन पे ये फाइंड आउट करना है। इतना आप समझ पा रहे। कह रहा है कि एपी है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 3, 15, 27 से लेकर 54 पद तक हैं और एक इसके आगे भी है। तो ये कह रहा है कि 54वें पद पे जो वैल्यू है उससे 132 अधिक चाहिए, वो किस नंबर पे होगा। तो 54वें पद पे जो वैल्यू है वो A + 33D होगा, A + 33D होगा और A की वैल्यू हो गई 3, D की वैल्यू हो गई 12। इसकी हमने मल्टीप्लाई की, बातें 36, 60 और 3 और ये 3 369। अब ये 54वें पद से 132 ज़्यादा है, तो वो वैल्यू निकालनी है एन की, वो पद निकालना है। पद तो पता है कि इससे 132 ज़्यादा होगा, तो 771। अब 771 इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो एन की वैल्यू निकालनी है, तो A + n - 1 इंटू डी। आप बताओ, ये 771 पता चल चुका है, 3 पहले से ही पता है, n निकालना है और d की वैल्यू कितनी आ गई है 12। क्लियर। 3 माइनस करोगे तो 768 = n - 1 इंटू 12। 12 से भाग कर दीजिए बेटा, n - 1 = 12 × 72 और 4 बचेगा, 12 × 4 48 और 1 अगर ऐड कर देंगे तो 65वें नंबर पे जो वैल्यू होगी वो 54वें नंबर से 132 ज़्यादा होगी। आप समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा है। इससे इजी नहीं हो सकता, ये बहुत इजी वे में बता रहा हूँ मैं। आप देखेंगे कि इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। जो पेड कोर्स वाले भी लोग हैं ना, जो पैसा लेके भी आपको पढ़ाते हैं, वो भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स को। आपके एग्ज़ाम तक मैं लेके चलूँगा बहुत अच्छे से। एक एक सवाल और एक एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊँगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैं इसको ध्यान से समझना, मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लो, समझ जाओगे। दिखने में बड़ा है। कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। सेम कॉमन डिफरेंस यानी कि हम कह रहे हैं ये A है, ये A + D है और दूसरा B से शुरू हो रहा है और B + D हो रहा है और ये A + 2D। एक और ले लेते हैं,
और ये b+2। एक्चुअली क्या है ना बेटा, दो AP के बारे में बोला गया और सिर्फ बात ये बोला गया कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि जो इसमें ऐड हो रहा है वही यहाँ भी ऐड हो रहा है। अब एक बात बताओ, पहले पद में अंतर कितने का है? तो a माइनस बी का है। दूसरे पद में भी अंतर कितने का है? तो a माइनस बी का 2d, d कैंसिल। तीसरे में भी कितने का अंतर है? a माइनस बी का अंतर है। तो ठीक ऐसे ही 100वें पद पे जो अंतर अगर 100 है तो 1000 पे भी अंतर 100 ही होगा। कह रहा है कि अगर इनके 100 प्लेस पे जो अंतर है वो 100 है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इसको समझने के लिए अगर आपको लिख के बनाना, समझ तो गए ही होंगे आप कि भाई सीधी सी बात है, अगर 100वें पे 100 डिफरेंस है तो 1000वें पे भी 100 ही होगा, 1000 नहीं होगा। डिफरेंस हर जगह सेम है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो अगर हम ये कहें a100 तो ये हो जाएगा a+99d, और दूसरे के लिए कहें a100 तो ये हो जाएगा शुरुआत का b+99d। अब बताओ बेटा, इनका जो 100 प्लेस का जो डिफरेंस है, जो 100 प्लेस का डिफरेंस है वो a माइनस बी है कि नहीं? तो 1000 प्लेस का भी डिफरेंस कितना होगा? 1000 प्लेस का भी डिफरेंस, ये 100 दे रखा है, ये गिवन है 100, तो 1000 पे भी a+999d, और दूसरे वाले टर्म के लिए 1000 प्लस b+999d, और इनका डिफरेंस करेंगे 1000 प्लेस का भी डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी, और a माइनस बी ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 100। तो ये यहाँ भी कितना होगा? 100। तो जल्दीबाजी में 1000 मत कर देना, ईजी सा क्वेश्चन था। ये चलते हैं 30 नंबर पे। मज़ा आ रहा है इसमें, है ना? हम लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को सोच रहे हैं बाद में देखेंगे तो आप बाद में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देखना ज़रूर। जब देखोगे आप पूरा तभी समझ में आएगा, है ना? चलिए 30 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। थर्टी नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। पहले तो आप 3 डिजिट नंबर ही, बहुत सारे बच्चों को 3 डिजिट नंबर नहीं पता, ये तो गलत बात है भाई। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा? 100 से, और कहाँ तक चला जाएगा? 999 तक। क्या इनके अलावा और कोई 3 डिजिट का नंबर है? नहीं है। इतनी बात समझ गए? 3 डिजिट की जो नंबर्स होती हैं वो 100 से शुरू होती है और कहाँ तक जाके ख़त्म होती है? 999 तक जाके ख़त्म होती है। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है? तो आप बताओ, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। वजह हम रफ में चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड के लिए क्या करना होगा। 7 1 जा 7, 3 0 35। आप बताओ, 0 की जगह 5 होना चाहिए, यानी कि इसके जस्ट आगे हमें कौन सा नंबर से शुरू करना है? 105। इसके बाद अगर हम 7 ऐड करते जाएं तो ये ऐसे नंबर्स आएंगे बेटा जो 7 से डिविजिबल होंगे, हाँ या ना? 7 से डिविजिबल होंगे, यानी 105 से शुरू करेंगे, फिर 7 ऐड करते जाएंगे, जैसे टेबल में ऐड करते हैं, वो सब के सब 7 से डिविजिबल होगा। और बेटा चेक करते हैं 999 7 से डिविजिबल है कि नहीं? 7 1 जा 7, 2, 7 4 जा 28, 1 और 9। अब बताओ 1 9 तो 7 2 जा करें या 7 3 जा करें? ये सवाल फंसता है। अगर आप 7 3 जा करते हो बेटा तो 7 3 जा 21, इससे ज़्यादा होगा, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही इसमें ऐड करोगे वो 4 डिजिट का बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें घटाएंगे तो 7 2 जा ले जाएंगे 14, यानी कि हमें 5 इसमें कम करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 कम करना पड़ेगा, यानी 994 हो जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। कहानी ख़त्म हो गई। ऐसे यहाँ बनाइएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता चल चुका है 105 है, लास्ट टर्म भी आपको पता चल चुका है कि ये 994 है जो 7 से डिविजिबल है, और इसमें कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल चुका है 112 माइनस 105, यानी कि 7 का अंतर रखना है, और आपको an का फॉर्मूला लगा के a+n-1 इंटू डी, ए पता, an पता, d पता है, n निकालना है कि इसमें कितने टोटल नंबर होंगे। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि पहले वाले को उससे डिवाइड करिए, लास्ट को डिवाइड करिए, इससे ज़्यादा रखना है और इससे कम रखना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा, इससे कम करेंगे तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा। इसमें हमें 3 डिजिट की बात की गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आप लोग बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है?
तो 4 की गुणज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 10 से। तो 10 के बाद पहला आ जाएगा 12, 4 3 12, और 250 तक जब जाएंगे तो 248 जो शायद 4 से डिविजिबल होगा। इनके बीच देखना तो पहला पता है 4 का मल्टीपल है तो 4 4 ऐड करते जाओगे तो वो 4 के गुणज ही होंगे, और 280 तक यानी 248 जितने तक जाना होगा वहाँ तक भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सुंदर सवाल है ये। इतना बेहतर क्वेश्चन अभी आप तक नहीं देखे होंगे अपने जीवन में, है ना, और ये बोर्ड के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2AP दिस एंड दिस आर इक्वल। समझ पा रहे हैं? सवाल खतरनाक है ना, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। n के किस मान के लिए 2 AP है 63, 65, 67 जो बढ़ते हुए क्रम में है, और एक और AP है 3, 10, 17 ये भी बढ़ते हुए क्रम में, कि nवें पद बराबर हो। मतलब कि भाई उसका 50वां टर्म पे जो वैल्यू है इसके भी 50वें टर्म पे वैल्यू सेम आ जाए। यानी कि वही बताना है कि ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें दोनों AP के एक टर्म इक्वल आएंगे। शुरुआत में देखो तो इक्वल नहीं है, एक 63 से शुरू हुआ है और एक 3 से शुरू हुआ है, एक धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये मिलेंगे, एक जैसा कोई ना वैल्यू होगा। तो किस पद पे किस नंबर पे एक जैसा होगा ये आपको बताना है। तो एक AP दिया है बेटा 63, 65, 67, इस तरह से ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो इस AP का अगर nवां टर्म निकालोगे, इस AP का nवां टर्म निकालेंगे तो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी जो हो जाएगा 65 - 63 2। क्लियर हुआ? एक और AP दे रखा है 3, 10, 17। जब इसका nवां टर्म निकालेंगे, है ना, इसका nवां टर्म निकालेंगे, n डैश का नाम दे दे रहे हैं, n ही रहेगा, a डैश कर दे रहे हैं, है ना। इसका nवां टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब एक बात बताओ, दोनों में n इक्वल क्यों है? भाई n ही तो बताना है। मान लो यहाँ पे 15वां तो यहाँ पे 15वां होना चाहिए, यहाँ पे 20वें पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी 20वें पे होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए, मतलब किस नंबर पे दोनों के वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो टर्म है ये दोनों इक्वल है, किसी n पे ये दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो 63 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। क्लियर है ये? आप बताओ 63 में से 3 चला जाएगा तो 60, n-1 इंटू 2, n-1 इंटू 7, 7 में से 2 जाएगा तो n-1 कॉमन हो जाएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 से बेटा ये कट जाएगा, 12 बार में 1 आके जुड़ जाएगा तो n की वैल्यू 13 हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ पा रही है? यानी कि 13वें पे एक ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों में सेम आएगा। यानी इस सीरीज का जो 13 टर्म पे वैल्यू आएगी और इस सीरीज का जो 13 टर्म पे वैल्यू आएगी वो दोनों के दोनों इक्वल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए, 16 नंबर समझते हैं। ये एक ही वीडियो में सारा का सारा मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप चाहे इसको जितनी बार में देखना है देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिए ज़रूर। जब आप देखोगे तभी सीखोगे। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड इस 5th टर्म बाई 12। बस लैंग्वेज का हेर फेर है और कुछ नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि वह AP ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 तो है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। पहले तो जो दिया है वहीं देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब बेटा A3 का मतलब a + 2d, और a + 2d की वैल्यू कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। यानी एक इक्वेशन हम यहाँ से कह सकते हैं। क्लियर हुआ कि भाई तीसरा पद दे रखा है, तो सीधी सी बात है A3 बराबर क्या हो जाएगा? a + 2d और वो 16 होगा। और अगर ये 16 है तो a +
2D की वैल्यू 16 है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि अगर हम लोग सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब सातवां वाला अधिक है किससे, पांचवें वाले से। इसके पहले भी बताया था 7th टर्म एक्सीड इस 5th टर्म, तो जो एक्सीड है हम उसी में से घटाते हैं। सातवें टर्म में से पांचवें टर्म को घटा देंगे और कितना अधिक है दिया होगा वहीं लिख देना है, 12 अधिक है। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा a + 6d और यहाँ से आप लिखोगे a + 4d = 12। ए से ए कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा तो 2d की वैल्यू आ गई 12, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 6। यहीं d की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a + 2 × 6 = 16, तो a = 16 - 12 यानी कि 4, यानी a की वैल्यू 4 आ गई और d की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। AP निकालना है आप निकाल सकते हैं। पहला टर्म 4 होगा, दूसरा 4 × 6 = 10 होगा, फिर 10 × 6 = 16 होगा। इस तरह से आप AP आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, आपको टफ मिलेंगे जब आप एक्सरसाइज 5.3 बनाएंगे, है ना, उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए 16 पे पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए इसको। कह रहा है कि एक AP है जिसका अंतिम पद से 20वां। अब देखो इसमें क्या किया है, बहुत ईजी सा सवाल है, आपको बेवकूफ़ बनाया। ये 17 में आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 17 में आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। इसमें ये बोला गया है कि एक AP दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है और AP क्या है 3, 8, 13, 3, 8, 13 कहाँ तक 253 तक, 253 तक ऐसा कुछ दिया हुआ है। और कह रहा है ये कि इसके अंतिम पद से 20वां बताओ, मतलब इधर से चलना है। अब इधर से 20वां बताओ, तो बच्चा दिमाग लगाएगा, भाई इधर से फिर कौन सा होगा, अरे इधर से क्यों दिमाग लगा रहे हो, इधर से चलो ना, क्या दिक्कत है। ये बताओ जब हम इधर से चलेंगे तो फर्स्ट टर्म इसके लिए हम क्या लिखेंगे 253 फर्स्ट टर्म तो यही होगा ना 253। कॉमन डिफरेंस में दिक्कत आता है। ये बताओ इधर से जब चलेंगे तो लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि इसके आगे वाले उसके पीछे वाले से घटा दो, 8 में से 13 घटा दो या 3 में से 8 घटा दो, 3 - 8, उल्टा तो बस करना है -5। n की जगह 20 दिया हुआ है और 20वां टर्म हमको बताना है। अब बताओ इससे भी इजी कुछ होगा क्या बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा है। फर्स्ट टर्म दिया है 253, 20 का मतलब 19 और d का मतलब -5, 253 ये 4 हो जा रहा है, इनको आप ऐड कर लीजिएगा, सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़ो, देखो अच्छे से, बिल्कुल आएगा समझ में। इतने बड़े दिख रहे हैं जरूर, लेकिन ये क्वेश्चन है इजी। AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। एक AP है जिसका चौथा और 8वां पद का योग 24 है। ये बताओ बेटा चौथे का मतलब क्या हुआ, आप लोग बनाते तो आए हो A4, और 8वां का मतलब A8, और इनका सम कितना दे रखा है, इनका सम दे रखा है 24। मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। A + 3D ये हो जाएगा और A + 7D ये हो जाएगा, एक कम होता है। और इतने सवाल बनाने के बाद भी अगर आपको लगे कि कुछ दिक्कत है तो आपको और मेहनत करने पड़ेंगे। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन ये बन गया। मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। फिर कह रहा है 6वें और 10वें पद का योग, एक और इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि 6 और 10 का योग A6 + A10, और इनका सम कितना दे रखा है, इनका सम दे रखा है 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो आप बताइए यहाँ से 2A आ जाएगा और एक 5D और 9 × 5 = 14D = 44। इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो A + 7D = 22। 2 इक्वेशन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने आता है, A और D निकाल लेना, सवाल ख़त्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिए, लास्ट में 2 और हैं वो भी फटाफट कर लेंगे। तो आप पढ़िए इसको। इसमें लिखा हुआ है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये से एक वार्षिक वेतन पे काम शुरू किया, ठीक है। कब से, 1995 से। कितने रुपए के साथ इन्होंने काम शुरू किया है, इन्होंने काम शुरू किया है बेटा 5,000 रुपये के साथ।
हर साल 200 रुपये की वृद्धि होता है। तो आप बताइए, अब हो जाएगा 5200, फिर हो जाएगा 5400, हर साल ये बढ़ता रहेगा 200 रुपये। तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही दिख गया, ये 5000 रुपये है, कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है 200 रुपये है। अब देखते हैं आगे क्या है। किस वर्ष में उनकी आय 7000 रुपये हो जाएगी। एन की वैल्यू निकालना है पर उसमें 7000 रुपये चाहिए। ख़त्म बात। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट में हमको 7000 रुपये चाहिए। शुरुआत 5000 रुपये से हुआ है और ये किस नंबर पे जाके होगा, कितने साल के बाद होगा। अगर 200 रुपये हर साल बढ़ा रहा है तो 7000 माइनस 5000 2000 बटे 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 10 प्लस 1, 11वें साल के बाद उनका सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा। अब एक लास्ट, हमें भी थोड़ा आराम मिले, बहुत देर से बहुत मेहनत करना पड़ता है इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो देखिए, समझिए, इसको अच्छे से समझिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो बेटा और खूब आराम से पढ़ते हैं। कह रहा है कि रामकली, एक रामकली है, सेव 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 if in the nth week her weekly saving becomes 20.75 then find the n। ठीक है, 5 रुपये के साथ उन्होंने पहले वीक में सेविंग शुरू किया है और हर वीक में बेटा फर्स्ट वीक के बाद इतना है, देन द इंक्रीज हर वीक में वो 1.5 रुपीज़ की इंक्रीमेंट कर रही हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपने 5 रुपये के साथ सेविंग शुरू किया है तो अगली बार 5 प्लस 1.76 यानी कि 6.76 रुपया होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा। हर वीक में 1 रुपया 75 पैसा ऐड करते जा रहे हैं और आखिरी में एक दिन पता चला कि हमारा एक वीक में कितने की बचत होने लगी है, तो 20.75 की बचत होने लगी। समझ पा रही है। हमने कहा कि 5 रुपये के साथ आपने बचत शुरू किया है, अगली बार 1.75 रुपये का आपने ऐड किया तो 6.75 हुआ है और फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर बार 1.675 रुपीज़ ऐड करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा पता चला कि उसकी एक वीक की जो सेविंग हो गई वो कितना रुपया होगा, 20 रुपया 75 पैसा हो चुका है। तो ये आने में कितने वीक लगे होंगे। तो आप एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट टर्म तो 5 है, कॉमन डिफरेंस जितना हम ऐड कर रहे हैं 1.75 है, लास्ट टर्म जो हुआ है वो 20.75 हुआ है। तो n की वैल्यू निकालनी है। अगेन an बराबर n माइनस 1 इंटू डी। सेम सवाल है, बस आपको लैंग्वेज समझनी थी और अगर इसके लैंग्वेज में आप पकड़ बना लिए हैं, मेरे साथ अगर बनाए आए हो, शुरू से अंत तक बने रहे हो, तो बिल्कुल बेटा आपको समझ में आएगा। 5 उसमें माइनस कर दीजिए, 20 में से 5 जाएगा तो 15.75 होगा। जो यहाँ पे है 1.75 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा n-1। डेसिमल हटाएंगे बेटा तो ये 1575 हो जाएगा और ये 175 होगा। 5 से डिवाइड करके 1 जोड़ दीजिएगा, आपको नंबर पता चल जाएगा। तो कैसा रहा ये आज का पूरा वीडियो, मज़ा आया होगा, आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग 5.3 पे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।